एग्जाम्पल हमने इंश्योरेंस का लिया था, तो वहां पे कुछ बिजनेस पर्पस है, सोशल वेलफेयर है, ठीक है, किसी को लॉस से बचा रहे हैं बेसिकली वो। लेकिन वहां पे क्या वेगनिंग एग्रीमेंट में आपका ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे आपको कोई बिजनेस पर्पस नहीं हो रहा, तो इसलिए उसे हम वॉइड डिक्लेयर करते हैं। इसीलिए जो क्वेश्चन पूछा था ऑन द हैपनिंग ऑफ अ रेन, कि अगर रेन हुई तो मैं पैसे पे करूंगा, तो पहला तो वो हमने पहले, अगर उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, पहले पार्ट में ऑन द हैपनिंग ऑफ अ रेन, अगर हुई तो पे करूंगा, नहीं तो तू मुझे पे करेगा, तो कॉन्टिजेंट है, ऑब्वियसली डिपेंड ऑन सर्टेन इवेंट है। सेकंड था कि पे करने के ऊपर, तो लिटरली वेगल है, कोई स्किल अप्लाई नहीं हो रहा, कोई बिजनेस पर्पज सॉल्व नहीं कर रहा, तो उस केस में वो क्या होगा, वेगनिंग अग्रीमेंट होगा वो उस केस में। तो उसका आंसर वेगरिंग था। ठीक है, आई थिंक ये कंफ्यूजन थी कल, तो आई होप से सॉल्व हो गई होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली, जो फ्रेश हमें स्टार्ट करना है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट तो बना लिया था, ठीक है, अब जो चीज एग्जिस्टेंस में आती है वो खत्म भी होती है, ये इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का एक रूल है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट आया था तो कॉन्ट्रैक्ट को जाना पड़ेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे जाएगा, उसके वेज हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया गया, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा आपका। ब्रीच मतलब दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी ने मना कर दिया, ब्रीच हो गया। तीसरा हमारा है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसे कि इंग्लिश लॉ में हम या कॉमन अभी हम भी बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, जिसे कि ये सब हम आगे अभी डिटेल में देखने वाले हैं। अग्रीमेंट और नोवेशन जिसे हम बोलते हैं, इससे भी डिस्चार्ज हो जाता है हमारा। नोवेशन होता है अगर हमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ जैसे कि अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट के टाइम और कोर्ट में उसे डिक्लेयर कर दे, तो उसकी सारी लाइबिलिटीज से वो एब्सॉल्व हो जाएगा। या फिर मर्जर ऑफ राइट, ठीक है, मर्जर ऑफ राइट क्या, एक टेनेंट ने एक हाउस, मतलब जिस हाउस में वो रह रहा था, अपने लैंडलॉर्ड से वो हाउस ही परचेज कर लिया, तो जो उसके राइट्स थे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, टीनेंसी एग्रीमेंट के अंदर, टीनेंसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो गए किसके साथ, लैंड के साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, पहले वाला ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, अब नोवेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 5 तरीके थे जिससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। नोवेशन मीन्स when the parties to a contract agrees to substitute a existing contract for a new contract, हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन मतलब जैसे हम आईपीआर में पढ़ते हैं कि हमारी इनोवेशन, जो भी हमारी इन्वेंशन है वो नोवेशन होनी चाहिए, उसमें मतलब कुछ नया होना चाहिए, तो नोवेशन का मतलब बेसिकली होता है न्यू। ठीक है, तो कोई चीज न्यू होनी चाहिए। तो अब नोवेशन हो गई, तो फिर हमारे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, जो हमने पहले एंटर करा था, वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक्सटिंग्विश हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। सेकेंड है कि वेदर ये नोवेशन क्या वैलिड होती है, यस बिल्कुल वैलिड होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको बिल्कुल बोलते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के, इफ लेकिन दोनों पार्टीज अग्री होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो इट इज ऑब्वियसली अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज आर फ्री टू अल्टर देयर टर्म्स। अच्छा, क्या इसमें टर्म ऑल्टर की जा सकती है, यस बिल्कुल की जा सकती है, लॉ बिल्कुल अलाउ करता है। क्या बिल्कुल फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो फ्रेश आप ऑल्टर, कोई भी टर्म ऑल्टर कर सकते हो, फ्रेश कंसिडरेशन रख सकते हो, कंसिडरेशन आपने चेंज कर दी, फॉर एग्जांपल पहले 10 लाख थी, अब 20 लाख कर दी। ठीक है, लेकिन जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वैलिड और इन्फोर्सेबल होना चाहिए। ठीक है, अब उससे क्या, वैलिड और इन्फोर्सेबल से मतलब कैसे हम देखते हैं, यहाँ पे एग्जिस्टिंग मॉर्टगेज हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, रिप्लेस किया न्यू मॉर्टगेज से। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 घर थे, एक घर मैंने मॉर्टगेज रखा हुआ था, ठीक है, वही वाला घर मैंने किसी पार्टी को सेल कर दिया, अब वो तो किसी और का हो गया, अब तो उसे मैं मॉर्टगेज तो नहीं कर सकता ना। अब मैंने दूसरी मॉर्टगेज एंटर करी, आप मेरा हाउस जो बी है, हाउस बी ले लो, सेकंड हाउस जो मेरा है, ठीक है, वो हाउस मैंने मॉर्टगेज कर दिया मॉर्टगेजर के पास, सॉरी मॉर्टगेजी के पास, मॉर्टगेजर हमारा बोरर होता है बेसिकली, तो मॉर्टगेजी को मैंने, जिससे लेंडर को बेसिकली मैंने दूसरा हाउस दे दिया अपना। लेकिन जो न्यू अग्रीमेंट था ना, उसे इन्फोर्सेबल होने के लिए क्या चाहिए, वो अग्रीमेंट रजिस्टर भी होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो रजिस्टर नहीं करवाया, तो इस केस में क्या होगा, वो वैलिड नहीं हुआ। ठीक है, इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते उसे, क्योंकि उसकी इन्फोर्सेबिलिटी के लिए क्या था कि वो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी था, तो वैलिड और इन्फोर्सेबल नहीं हुआ, तो हमारा पहले वाला ही जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इन्फोर्स रहेगा, दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं माना जाएगा, तो यहाँ पे नोवेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका खारिज हो जाएगा, चला जाएगा। कैन देयर बी चेंज ऑफ पार्टीज इन नोवेशन, क्या पार्टी चेंज हो सकती है नोवेशन में। फॉर एग्जाम्पल ए जो डेटर था, ठीक है, उसने बी को पैसे देने थे, ए ने बी को कुछ पैसे, लेकिन ए ने सी से कुछ पैसे लेने थे, तो उसने बोला सी को डायरेक्टली तो बी को दे दियो, तो चेंज ऑफ पार्टीज हो सकता है, यस बिल्कुल अलाउड है, अगर बी अग्री कर जाए तो, मतलब क्रेडिटर अगर मान जाए तो देयर कैन बी चेंज ऑफ पार्टीज ऑल्सो। ठीक है,
अब हम सेकंड पे आते हैं, ऑल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन। अगर ऑल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन, सॉरी बेसिकली ऑल्ट्रेशन मींस मॉडिफिकेशन, हाँ ऑल्ट्रेशन मींस मॉडिफिकेशन सेकंड जो इसमें है। तो ऑल्ट्रेशन और नोवेशन में फर्क क्या है? नोवेशन में हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही नया एंटर कर रहे थे, जबकि ऑल्ट्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, खाली जो मटेरियल टर्म्स हैं उसको ऑल्टर कर रहे हैं। कुछ एक दो टर्म जो कि हमारी मटेरियल हो सकती है, डिपेंड करते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर का है। ठीक है, तो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सेम ही रहती हैं, while the novation there may be the change of parties। तो ऑल्ट्रेशन ऑफ अग्रीमेंट और नोवेशन ऑफ अग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है आपका? नोवेशन में आपकी पार्टीज चेंज हो सकती हैं, ऑल्ट्रेशन में आपकी पार्टीज सेम रहेंगी। उसके बाद होता है अग्रीमेंट से भी हम डिस्चार्ज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। दोनों पार्टीज ने एग्री कर लिया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हम खत्म करते हैं, हम नहीं चाहते कि इसको इन्फोर्स किया जाए आगे, हम या आगे अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करें कॉन्ट्रैक्ट में जो भी है। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो सच अग्रीमेंट्स अमाउंट टू रिसेशन। इसी अग्रीमेंट को थ्रू जो हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करते हैं, इसी को हम लीगल भाषा में रिसेशन बोलते हैं। और कैंसिलेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो नया कॉन्ट्रैक्ट आ ही नहीं रहा, तो इसे हम रिसेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर अ क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ गुड्स है जो आपकी, वो एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जिस दिन डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर आपका डिफरेंस डिफर कर रही है जो कि आपने सब्सटेंशियली इनिशियली एग्री की थी, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल है खाली, ठीक है, उस केस में आप रिसेशन कर सकते हो कि नहीं भैया हमने जो बोला था हमें वही सामान चाहिए, दूसरा सामान नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक हायर का एसी बुक कराया लेकिन वो आपको वोल्टास का एसी दे रहा है, तो आप बिल्कुल मना कर सकते हो, एग्रीमेंट के थ्रू आप चाहो तो दोनों कैंसिल कर सकते हो रिसेशन को। ठीक है, एक होता है हमारा रेमिशन, रिसेशन, CRECESSION, ठीक है, और दूसरा हमारा रेमिशन, REMISSION। रेमिशन में क्या होता है, आप एक्सेप्टेंस ऑफ लेस अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, आप कुछ ज्यादा लेना था उसके बदले कम एक्सेप्ट कर रहे हो। 10 एसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, वो चलो उसके पास 10 नहीं है, 8 ही एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है 8 ही दे दो, ठीक है, तो वहां हो गया रेमिशन। और तीसरा था हमारा वेवर, आपने किसी को अब्सॉल्व कर दिया कि छोड़ो भैया जाओ, ठीक है, आप चाहते तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते थे, दूसरी पार्टी ने ब्रीच किया लेकिन आपने अपना राइट वेव कर दिया, तो ये भी आप कर सकते हो, बिल्कुल अलाउड है। तो ये हमने देखा बेसिकली नोवेशन के तरीके देखे कि नोवेशन कैसे कैसे हो सकता है, फिर ऑल्ट्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, रेमिशन और रिसेशन, कैंसिलेशन। अब होता है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग काफी मतलब पूछा भी गया जाता है कई बार, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय फ्रस्ट्रेशन, जो कि हमने पढ़ा था इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बेसिकली ये बोलते हैं इंग्लिश लॉ में, लेकिन हम इसे यूज कर लेते हैं। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल, द पर्पस ऑफ विच द पर्पस विच द पार्टीज हैव इन माइंड इज फ्रस्ट्रेटेड। जो पर्पस था, जिस उद्देश्य के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए थे, वो उद्देश्य ही डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि उस बी का म्यूजिक हॉल था, ठीक है, तो उसने बोला मुझे कंसर्ट करवाना है आपके म्यूजिक हॉल में, उसने कहा ठीक है, दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन वो जो म्यूजिक हॉल था उसमें आग लग गई, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो उसे देख सकता है किस उसकी गलती की वजह से नहीं हुआ, बी की गलती की वजह से, इसमें बी की कोई गलती नहीं थी, शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन हो गई कॉन्ट्रैक्ट की, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर था वही चला गया हमारा। तो सेक्शन 56 है जो कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, सेक्शन अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 56 क्या कहता है, सेक्शन 56 हमारा दो चीजों से डील करता है। इट रेंडर्स ऑल अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट वॉइड, जो कि हमारी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी थी। अगर इनिशियली हमने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो कि स्टार्टिंग से ही नहीं पॉसिबल था, हो सकता था, तो वो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी बोलेंगे उसे, वो वॉइड एब इनिशियो हो गया। हमने जैसे कॉन्ट्रैक्ट, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि वॉइडेबल क्या होता है, वॉइड क्या होता है, तो हमने बोला था इनिशियली वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। लेकिन मैंने आपको वहां पे, अगर आपको याद हो तो, एक्सेप्शन भी बताई थी कि कुछ केसेस में आपका वॉइड, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था इनिशियली तो बिल्कुल, लेकिन वो बाद में क्या हो गया, आपका वॉइड बन गया, तो उस केस में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो वो ये कंडीशन वो यही थी, सेक्शन 56 की हम बात कर रहे थे उस टाइम वहां पे। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर अ सिचुएशन wherein lawful act has subsequently, मतलब बाद में, becomes impossible to perform। जैसे हमने म्यूजिक हॉल वाला एग्जांपल लिया कि म्यूजिक हॉल में आग लग गई तो वहां कंसर्ट किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन ये सेक्शन आपको एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बताता, ये खाली इतना ही बताता है, बट कुछ कोर्ट के केसेस के द्वारा
कुछ स्टैब्लिश ग्राउंड हैं जो कि मतलब स्पेसिफाई हो गए हैं कि इस उसको मान लेंगे, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हमने आपको बताया, वॉर हो गई, चाइना की फॉर एग्जांपल हमने वॉर ली थी, पहले तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था लेकिन वॉर हो गई तो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। इनकैपेसिटी इन केस ऑफ पर्सनल सर्विस, अगर फॉर एग्जांपल पर्सनल सर्विस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सोनू निगम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया आपने कि आप आके मेरी शादी पे गाना, ठीक है, लेकिन सोनू निगम उससे पहले ही पागल हो गया, ठीक है, अब तो नहीं गा सकता वो, यहाँ पे पर्सनल नेचर का है। अब सोनू निगम का बेटा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम उसके नहीं बुला सकते, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, तो हमारा उद्देश्य ही कॉन्ट्रैक्ट का बिल्कुल चला गया। तो दिस इज ऑल्सो अ डॉक्ट्रिन ऑफ, मतलब केस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और कोविड के टाइम में ना, अभी जैसे जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है, इसमें ये सेक्शन बहुत यूज होने वाला हो रहा है, और आपके एग्जाम में शायद तक पूछ लें कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत रिलेटेबल है अभी प्रेजेंट सिचुएशन से। हमारी ना दो चीजें होती है, जब आप क्लास ले रहे हो तो अच्छे से समझ ही लो, ठीक है। एक होते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जिसकी सेक्शन ने हमारे यहाँ पे स्टैट्यूटरी मतलब बात कर ली है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। एक होता है हमारा फोर्स मैज्योरे। फोर्स मैज्योरे क्या होता है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमारी क्या है, एक स्टैट्यूटरी रेमेडी है, ऐसी फोर्स मैज्योरे क्या है, हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल रेमेडी है। अब फोर्स मैज्योरे होता क्या है, तो इसको हम डिफरेंस करते हैं दोनों के बीच में, फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और फोर्स मैज्योरे के बीच में, तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन, वो इम्पॉसिबल हो चुका है इवेंट, ठीक है, वो इम्पॉसिबिलिटी हो चुकी है, पार्टी के लिए परफॉर्म नहीं कर सकती उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि किसी इवेंट से या किसी अक्रेंस से रिलेटेड है, जैसे कि आग लग गई, ठीक है, पागल हो गया, एंड सब्सिक्वेंट टू एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या है, सब्सिक्वेंट टू एग्जीक्यूशन है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, एंड विच कैन नॉट बी कॉन्टेम्पलेटेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। उसे जब हम एग्जीक्यूट कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट, नहीं सोचा था कि सोनू निगम पागल हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्स मैज्योरे क्या है, फोर्स मैज्योरे में क्या होता है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल रेमेडी है। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हैं, जब आप एलएलबी में पढ़ेंगे तो वहां पे आपका ड्राफ्टिंग का एक पेपर होता है, वहां पे आपको बताया जाता है कि कोई भी आप लीगल जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उनको ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, तो वहां पे एक क्लॉज होता है, जैसे आपके पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 होते हैं, उसे हम क्लॉजेस बोलते हैं। तो वहां पे फोर्स मैज्योरे का क्लॉज पार्टी खुद डालती है, ठीक है, आइडेंटिफाई करती हैं, मान लो कि जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया या मेरी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, तो उस केस में मैं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, तो ये इसको हम बोलते हैं फोर्स मैज्योरे, अनसीन इवेंट्स, ठीक है, बेसिकली कि जिसे हम देख नहीं सकते, तो इसको फोर्स मैज्योरे बोलेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है आपकी रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, ये तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बना देती है। वेयर एज फोर्स मैज्योरे के केस में क्या होगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजन के थ्रू आपने बनाया है, ठीक है, वहां पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए डेफर हो जाता है, वहां पे वॉइड नहीं हुआ, वहां पे वो डेफर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डाल दिया था कि एपिडेमिक कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हम कुछ टाइम के बाद सस्पेंड कर देंगे और कुछ टाइम के बाद करेंगे, तो वहां पे वो फोर्स मैज्योरे हो जाएगा, वहां पे आप फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन वेयर फोर्स मैज्योरे इवेंट इज नॉट स्पेसिफिकली, तब पार्टीज को नहीं पता था, उन्होंने किसी लॉयर की हेल्प नहीं ली और फोर्स मैज्योरे का इवेंट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाला, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपके पास रेमेडी है, स्टैट्यूटरी रेमेडी तो है ही आपके पास, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप जाके क्लेम कर सकते हैं, ठीक। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अभी प्रेजेंटली चल रहा है। अगर इसको हम एक और एग्जांपल से समझ लें, तो जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, वो कंपनी बी के साथ एंटर करते हैं एग्रीमेंट में नॉन असेंशियल गुड्स के लिए, क्योंकि कोविड के टाइम में असेंशियल गुड्स तो मिल रही हैं, नॉन असेंशियल गुड्स के लिए बंद कर दिया था कि ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गया और फैक्ट्रीज भी बंद हो गई थी, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट में हमारा फोर्स मैज्योरे क्लॉज है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए हमने कि क्या होगा, ठीक है। तो फोर्स मैज्योरे क्लॉज इंक्लूड्स विद इन एम्बिट्स, फॉर एग्जांपल है कि हमने क्या करा उसमें कि कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर आ गया या कुछ भी हो गया, अर्थक्वेक आ गया, जैसे कि डैमेज हो गया, स्ट्राइक हो गई, तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करेंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट शेल बी, अगर ये हो जाता है तो एक पार्टी दूसरी जो परफॉर्म नहीं कर पा रही है दूसरी पार्टी को नोटिस देगी विद इन 30 डेज, जब ये इवेंट हो जाएगा। ये हमारा एक फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम बेसिकली। एंड ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी ए इज टू सप्लाई गुड्स टू कंपनी बी, ठीक है, जो थी वो डेफर्ड हो जाएगी 6 वीक्स के लिए, तो यहाँ पे डेफर्ड हुई है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हुआ फोर्स मैज्योरे में आपका। अब जैसे लॉकडाउन इंपोज कर दिया गवर्नमेंट ने, तो कैन बी कॉन्स्टिट्यूट एज गवर्नमेंट ऑर्डर, हमने क्या डाला था अपने फोर्स मैज्योरे क्लॉज में, गवर्नमेंट ऑर्डर, तो लॉकडाउन भी क्या था, गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया, तो दैट इज अ फोर्स मैज्योरे, वहां पे जो फोर्स मैज्योरे का क्लॉज था वो एकदम एक्टिव हो जाएगा। जब तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी वो डोरमेंट था, सोया हुआ था,
जैसी ये सिचुएशन अराइज हुई वो एकदम से जग जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। एंड कंपनी ए विल बी, जो थी वो नोटिस इशू करेगी कि ऐसे ऐसे है और ये कॉन्ट्रैक्ट 6 वीक्स के लिए सस्पेंड किया जाता है। अब जो फ्रस्ट्रेशन है, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक कंपनी जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी के साथ एंटर कर रही है टू प्रोवाइड साउंड एंड लाइटिंग, एक कंसर्ट करवाना है हमें। फॉर एग्जांपल सोनू निगम ही लेते हैं हम, सोनू निगम के कंसर्ट करवाना है, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन क्या हुआ, कंसर्ट तो हो नहीं सकता। अब फिर क्या होगा? तो इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द इवेंट ऑर्गेनाइजर, जो कंपनी थी, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ड्यू टू लॉकडाउन, क्योंकि हमारा इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट में हमने कुछ मेंशन नहीं किया था। तो यहाँ पे हम किसकी हेल्प लेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। दूसरी पार्टी जाती है, नहीं नहीं आपको तो इन्फोर्स करना पड़ेगा। कैसे इन्फोर्स करे भैया, सोनू निगम घर से नहीं आ सकता, पब्लिक गैदरिंग बना है बिल्कुल, ठीक है, तो आप उसे बताओगे, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लगेगा यहाँ पे। तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा? वॉइड, जबकि पहले केस में हमारा वॉइड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इफ इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, अगर इवेंट ऑर्गेनाइजर को कुछ एडवांस दे दिया गया था, ठीक है, हॉल का कुछ एडवांस दे दिया गया था, तो उसे वो पैसा वापस देना पड़ेगा, ठीक है, ये एक डिफरेंस है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब जो थर्ड था हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने फ्रस्ट्रेशन देख लिया, नोवेशन देख लिया, अब हम देख रहे हैं डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मींस ब्रेकिंग ऑफ द ऑब्लिगेशन, ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्लिगेशन को ब्रीच कर रहे हैं। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था हमारी कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं, तो राइट्स तो बड़ी जल्दी आपने एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, ऑब्वियसली ऑब्लिगेशंस ही ब्रीच होंगी, क्योंकि इंसान बड़ा चालाक इंसान, मतलब आदमी, जो भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं बाय नेचर हम चालाक होते हैं, ठीक है। तो हम अपनी जब जिम्मेवारी की बात आती है ना, तब भागते हैं कि मेरे पास तो यही नहीं था, पेपर बहुत टफ आया था, लेकिन क्या है, अपने एफर्ट्स कम करे थे, कहीं ना कहीं आपको भी पता होता है, ठीक है। तो ब्रेकिंग ऑफ ऑब्लिगेशन, बेसिकली बैक टू द पॉइंट, व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, उसके पास कोई लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन थी, हमारे पास लॉफुल एक्सक्यूज था, ठीक है, डज नॉट फुलफिल हिज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन और बाय हिज ओन एक्ट मेक्स इट इम्पॉसिबल, और जा तो किसी अपने ऐसे एक्ट से इम्पॉसिबल बना दी थी, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया ही नहीं जा सकता। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्रीच हो गया, अब क्या करें? तो ब्रीच हो गया तो कन्फर्स अ राइट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे ऊपर कन्फर करता है एक राइट कि आप डैमेजेस क्लेम करें। हमने पढ़ा था यूबी जस्ट इबी रिमीडियम, हमने राइट तो दे दिया, लेकिन ब्रीच हो गया तो क्या करें? उस राइट का मतलब ही कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया और मेरे पास कोई राइट ही नहीं है, वो कह रहा नहीं कर रहा, जो करने जो करना कर ले, ठीक है, देख लूंगा, जो मतलब काफी गुंडा टाइप आदमी है, क्या करूंगा मैं, कोर्ट जाने का रास्ता है, रेमेडी बताई कोर्ट ने, ठीक है। तो ब्रीचेस हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं? ब्रीच भी हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, जिसमें कि एक्चुअल ब्रीच होता है और दूसरा होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच भी हमारे कैसे हो सकता है? 2 कंडीशन हो सकता है, जब परफॉर्मेंस ड्यू हुई उस टाइम उसने कर दिया। फॉर एग्जांपल ए एग्री टू डिलीवर एक एक्टिवा स्कूटर, ठीक है, उसने बोला कि मैं आपको ये 10 जून को दे दूंगा, लेकिन उसने वो 10 जून को नहीं दिया, ठीक है, ये हमारा हो गया व्हेन परफॉर्मेंस इज ड्यू, 10 जून को उसने मना कर दिया जिस दिन परफॉर्मेंस ड्यू थी। सेकंड क्या हमारा एक्चुअल ब्रीच में? ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिन्यूइंग नेचर का है, आपको 10,000 चेयर सप्लाई करनी है किसी इंस्टीट्यूट को, लेकिन एक बारी में नहीं करनी, इंस्टॉलमेंट्स में करनी है, अभी 2,000, फिर 3,000, फिर 4,000। अब 2,000 चेयर लेने के बाद इंस्टीट्यूट कहता है हमारे पास बच्चे नहीं आ रहे पढ़ने के लिए, हम ये इंस्टीट्यूट बंद कर रहे हैं, ठीक है, हमें और चेयर नहीं चाहिए। तो उस केस में क्या होगा? जैसे ही आपने 2,000 चेयर आपने सप्लाई करी, उसके मना करा, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस उसने मना कर दिया, परफॉर्मेंस अभी होनी थी कॉन्ट्रैक्ट की, उस टाइम वो ब्रीच हो गई, तो अब ए को डिलीवर करने की ज्यादा जरूरत और है नहीं, ठीक है। तो एंटी, और दूसरा हमारा होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच, ये तो हमने एक्चुअल ब्रीच पढ़ लिया, और सेकंड हमारा है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस हैज कम, जब हमारी ड्यू डेट आई ही नहीं, उससे पहले ही मैंने मना कर दिया, मेरा माइंड बदल गया। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कि मुझे अपना शिप लेके जाना है, मैं यहाँ से अपना शिप लेके जाऊंगा यूके, ठीक है, जैसे हमें बस में कंडक्टर की जरूरत होती है, ऐसी शिप में एक हमें कंपनी करने के लिए कोई चाहिए कि जो कि हेल्प कर सके, जो सेलर है, जो भी कैप्टन है शिप का। तो हमने से बोला कि मैं जाऊंगा 1 महीने बाद और मुझे तेरी सर्विसेज की जरूरत है अपने शिप पे एज अ क्लीनर, तो मुझे एक कंपनी करना, ठीक है। और आपने डेट रख दी कि चलो यार 16-15 तारीख को ये कोर्स खत्म हो रहा है, 15 तारीख के बाद आप मान लो फॉर एग्जांपल आप ही शिप लेके जाने वाले हो, और आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन आपका मन बदल गया, छोड़ो यार लॉ का एग्जाम है, पढ़ लेता हूँ इस बार, अच्छे से एग्जाम देना है, पढ़ना है, नहीं लेके जाना शिप। तो आपने क्या करा? ब्रीच करा, उसे मना कर दिया, ठीक है। तो वहां पे वो क्या हो गया? एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलेंगे। परफॉर्मेंस अभी ड्यू नहीं थी, परफॉर्मेंस कब होनी थी? 15 तारीख, 16 तारीख को, 15 तारीख के बाद,
ठीक है, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या है आपका, जो कि प्रॉमिस आपका तो एक्सप्रेसली हो सकता है या इम्प्लाइडली, ठीक है, आपने रिफ्यूज कर दिया उसे करने से पहले बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दिया ही मैंने, एम्प्लॉयर मतलब शिप वाला ही। ठीक है, इससे आप अच्छे समझते हैं। और फिर हमने पढ़ा था एक्सप्रेसली मना कर दिया और इम्प्लाइडली कैसे होगा एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब ए ने बी से बोला कि मैं आपसे शादी करूंगा, ठीक है, विवेक ओबरॉय ने ऐश्वर्या राय से बोला कि मैं तुझसे शादी करूंगा अपॉन द डेथ ऑफ माय फादर, एग्जाम्पल की तरह ही लेना, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है ये, ठीक है, अपॉन द डेथ ऑफ माय फादर। और उसने क्या करा, अपने फादर के जिंदा रहते ही अपनी एंगेजमेंट थी ऐश्वर्या राय से तोड़ दी, तो क्या होगा। ठीक है, अब ये तो उसने इम्प्लाइडली मतलब उसके एक्ट से ही पता चल रहा है कि उसने शादी नहीं करनी थी ऐश्वर्या राय से, और अपने फादर के मरने के बाद क्या, वो तो फादर की जीते जी नहीं कर रहा, ठीक है, फादर के मरने का तो वेट करना ही नहीं अब। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल क्या कर सकती है, जो भी गर्ल थी ऐश्वर्या राय, इमीडिएटली सू फॉर डैमेजेस, विवेक ओबरॉय को बोल सकती है कि मुझे डैमेजेस दो, आपने मेरे साथ क्या किया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होगा, अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच तो हो गया, अब उसका इफेक्ट देखिए क्या होगा। तो दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो भी अग्रीड पार्टी है, जिसको भी इंजरी हुई है, उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली खत्म कर दे कि इसी कॉन्ट्रैक्ट को मैं अभी खत्म मानती हूँ, और आज ही कोर्ट चली जाए और जाके अपने डैमेजेस क्लेम कर ले, ठीक है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, वेट अंटिल द परफॉर्मेंस ऑफ द डेट ऑफ परफॉर्मेंस अराइव, जब कॉन्ट्रैक्ट की डेट आएगी उस तक वो हमने लिया था सी का कैप्टन का एग्जांपल लिया था, आपका मन बदल गया, चलो यार नहीं यार हो ही आता हूँ, क्या है मतलब घर पे पड़े पड़े बहुत दिन हो गए इस लॉकडाउन में, घूम ही आता हूँ, शिप लेके चला ही जाता हूँ, ठीक है, तो वो शिप लेके चला गया। तो यहाँ पे क्या आता है, एक ऑप्शन होता है, तो इफ पार्टी ऑप्ट टू वेट, अगर ऑप्ट करती है वेट करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट इज अलाइव, कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है अभी, तो वहां पे आपके पास क्या ऑप्शन है, जो कि जो डिफॉल्टिंग पार्टी थी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकती है, ठीक है, और जो प्रोमिसर मे परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो अर्लियर ही हैज रेप्यूडिएटेड इट, मतलब उसने पहले मना कर दिया था, लेकिन यहाँ पे आपने मना, अच्छा, और इसमें क्या होगा, इफ द प्रोमिसर स्टिल फेल्स, अगर वो फिर भी फेल हो जाता है करने में, तो प्रोमिसर कैन ब्रिंग एन एक्शन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसने ड्यू डेट पे भी नहीं करा। और डिसएडवांटेज क्या है इस केस में, एंटीसिपेटरी ब्रीच में आपने वेट कर रहे हो जिस केस में आप, कि जब ड्यू डेट आएगी क्या पता उसका मन बदल जाए और वो कर दे, प्रोमिसर यहाँ पे एडवांटेज ले सकता है सुपरवीनिंग सर्कमस्टांसेस का। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया कैसे लेके जाऊं चिप, गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, कोविड फैल गया पूरे कंट्रीज में, सारी कंट्रीज ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं, ठीक है, फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, सब कुछ बंद हो गया है। तो रेमेडीज पे हम आगे आएंगे, अभी हम ब्रीच की बात कर रहे हैं पहले, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप, ठीक है। तो मे रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, जिसकी हम बात कर रहे थे, या तो इमीडिएटली कर सकते हैं, वहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट देन एंड देयर खत्म हो गया हमारा, तो डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ऐश्वर्या राय जो भी थी या दूसरी पार्टी जो भी थी, वो भी अपनी कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि दोनों के म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं, हमने पढ़ा था कंसिडरेशन के टाइम भी देखा था कि दोनों की, आप मुझे 10,000 दो मैं आपको कार दूंगा, तो ना तो उसे वो कार दे रहा है, मना कर दिया उसने कि वो अपना एक्टिवा स्कूटर या कार नहीं देगा, तो आपको जब 10,000 रुपए देने की जरूरत तो है नहीं, और तभी के तभी आपके पास राइट आ जाता है, आप तभी की तभी कोर्ट जाके डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देखा। इसके बाद जो हमारा है रेमेडीज, ये हमारा खत्म हो गया आई थिंक, एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं, आई एम नॉट श्योर। यस, दिस इज कंप्लीट, ठीक है। अब हम आते हैं रेमेडीज पे। हमने क्या क्या देखा इसमें, ब्रीच ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर परफॉर्मेंस कर दी उससे आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ब्रीच से हो जाएगा, ब्रीच हमने डिटेल में देखा। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स मज्यूरे, ठीक है। फोर्स मज्यूरे को यहाँ पे एक और छोटा सा ऐड कर देता हूं, विस मेजर, एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। विस मेजर एक छोटी सी लैटिन टर्म है, और फोर्स मज्यूरे क्या होता है, एक बड़ा होता है, उसके अंदर और भी सर्कमस्टांसेस कवर होते हैं, स्ट्राइक्स, ठीक है, वो गॉड का एक्ट नहीं है, वो ह्यूमन बींग्स का एक्ट, अगर कंपनी में स्ट्राइक हो गई है, तो फोर्स मेजोरे में विस मेजर इंक्लूड हो सकता है। विस मेजर मींस एक्ट ऑफ गॉड, आप टॉर्च पढ़ोगे, विस मेजर बेसिकली वहां पे आएगा, ठीक है, वहां पे आप डिफेंस लेते हो विस मेजर का। तो ये बस खाली जीके के लिए था। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये कोविड चल रहा था तो इसलिए आई थॉट ये बताना चाहिए। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस देखा, अग्रीमेंट और नोवेशन देखा हमने, अग्रीमेंट से हो सकता है, नोवेशन से हो सकता है, और ऑपरेशन बाय लॉ में देखा था हमने इंसॉल्वेंसी या मर्जर ऑफ राइट्स, ये दो एग्जांपल हमने उसमें लिए थे।
अब आता है रेमेडीज। अब ब्रीच हो गया, उसके बाद हमें रेमेडीज क्या मिलेंगी? मैं कोर्ट तो चला गया, तो मेरे पास रेमेडीज क्या क्या है, ठीक है। तो रेमेडीज मींस, रेमेडीज क्या हमें कौन देता है? लॉ देता है इन्फोर्समेंट ऑफ राइट के लिए, कि हमारा राइट कैसे इन्फोर्स होगा। तो फॉलोइंग रेमेडीज आर अवेलेबल टू एग्रीड पार्टी, जो कि है सूट फॉर डैमेजेस, आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो। सूट अपॉन क्वांटम मैरिएट, ठीक है। काफी लोग फर्स्ट डे से पूछ रहे थे क्वांटम मैरिएट, क्वांटम मैरिएट बता दो, फाइनली आज समय आ गया क्वांटम मैरिएट का। थर्ड है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फिफ्थ है सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन मींस जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं स्टे लेना, कोर्ट से स्टे ले आए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी तरफ 5 तरह की रेमेडीज हमने देखी, अब इनको डिटेल में देखते हैं। सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस मींस मॉनेटरी कंपनसेशन, जैसे हम बोलते हैं रोकड़ा, ठीक है। रोकड़ा लाओ भैया, पैसा चाहिए, पैसे के कमर्शियल नेचर की ट्रांजैक्शन है, पैसे के बिना बात नहीं बनती, ठीक है। और हम काम ही किस लिए कर रहे हैं? सारे कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुई किस लिए रहे हैं? पैसा कमाना है, ठीक है। कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो जाके हम अपने राइट्स इन्फोर्स करा सके। डैमेजेस, 2 तरह के डैमेजेस होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो असर्टेन में डैमेजेस होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। तो 2 तरह के डैमेजेस कौन से होते हैं? लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड आपने कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना असर्टेन, फिक्स सम और फेयर और जेन्युइन होना चाहिए प्री एस्टिमेट जो आपने ये रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी 10 लाख का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, 5 लाख की अपने कार खरीद रहे हो, कोई भी मान लो फॉर एग्जांपल सेकंड हैंड कार खरीदते हो डीलर के साथ, और आपने बोल दिया अगर आपने कार नहीं दी ना तो आपको मुझे 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो ये कार ही 5 लाख की थी, कितना ले लोगे मतलब, ठीक है। दूसरी अगर आप और दूसरी कार भी लोगे, सेम कार मार्केट से जाके 6 लाख की मिल जाएगी, 7 लाख की मिल जाएगी, 2 करोड़ की तो नहीं मिलेगी ना। आप सोच रहे हो कि होंडा सिटी के बहाने में BMW खरीद लो, नहीं होता, ठीक है। तो प्री एस्टिमेट जो होना चाहिए बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। अनलिक्विडेटेड, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, यहां पे आपने डिसाइड नहीं करा, तो दैट इज कॉल्ड अनलिक्विडेटेड। तो अग्रीड पार्टी के पास ये राइट आ जाता है जैसे कि ब्रीच हुआ कि वो कंपनसेशन क्लेम करे जो भी उसको लॉस हुआ है, बट सच लॉस मस्ट बी डायरेक्ट, लेकिन वो लॉस डायरेक्ट होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट लॉस कैसे होता है, इनडायरेक्ट लॉस कैसे होता है। जैसे कि हम इनडायरेक्ट को रिमोट भी बोलते हैं, रिमोट लॉस या रिमोट डैमेजेस, ठीक है। वो आप क्लेम नहीं कर सकते, जो डायरेक्ट डैमेजेस है वही आप क्लेम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? हम डैमेजेस देने के पीछे हमारी मंशा क्या, हमने लॉ ने ये क्यों दिया? तो इसका एक ही पर्पस है, अगर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा परफॉर्म हुआ होता तो पार्टी जिस पोजीशन में होती तो डैमेजेस के थ्रू उसे हम उसी पोजीशन में लेके जाने चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ था, फॉर एग्जांपल हम पॉइंट ए पे होते, लेकिन इससे क्या हुआ, मुझे नुकसान हो गया, मैं यहां चला गया, तो दोबारा इसी पॉइंट पे वापस जाना, ये डैमेजेस का हमारा पर्पस होता है। इसे ही हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। दोबारा सेम पोजीशन पे वापस लाना, ठीक है। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, टू पुट द इंजर्ड पार्टी इन सेम पोजीशन सो फार एज मनी कैन डू इट, यहां तक मनी ये काम कर सकती है। अब फॉर एग्जांपल कि मुझे तो बहुत आहत हो गया, बहुत धक्का लगा कि ऐश्वर्या राय ने मुझसे शादी, मतलब विवेक ओबरॉय ने मुझसे शादी नहीं करी, मेंटल एग्नी हुई, बहुत परेशान रही मैं, मुझे नींद नहीं आई, नहीं, ठीक है, वो नहीं, उसका नहीं मिलेगा, ठीक है। एज इफ पार्टीज हैज नॉट बीन इंजर्ड, अगर पार्टी इंजर्ड नहीं हुई होती तो क्या होता, कैसी पोजीशन में होती, उसी पोजीशन में लाना। हैड देयर बीन परफॉर्मेंस एंड नॉट ब्रीच, जैसे मैंने आपको बताया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो डैमेजेस अराइजिंग नेचुरली, डैमेजेस हमारे 2 तरह के भी होते हैं, लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड हमने पढ़ लिया, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या हो गया, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि मैं तुझे 1000 रुपीज पर केजी आपको इतने क्विंटल राइस सप्लाई करूंगा, फॉर एग्जांपल कुछ भी आप क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एट दैट जब डिलीवरी की बात आई तो वहां पे ये मुकर गया क्योंकि प्राइस 1500 रुपए जा चुका था। अब बी का तो नुकसान हो गया, अब वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था 1000 रुपए में, अगर आज वो मार्केट जाता है तो उसे वही चीज मिल रही है 1500 रुपए में, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 500 रुपए का। तो यहाँ पे आप डैमेजेस कितना क्लेम करोगे, 1500 माइनस 1000, आप 500 रुपए के अपना डैमेजेस क्लेम कर लोगे, ठीक है। दिस इज नोन एज ऑर्डिनरी डैमेजेस, ठीक है। स्पेशल डैमेजेस क्या होता है, स्पेशल डैमेजेस फॉर एग्जांपल कि आपने रॉ मटेरियल, कोई एग्जांपल कंपनी ए का कंपनी बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप रॉ मटेरियल सप्लाई करती है कंपनी ए, कंपनी ए ने रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करा जिससे मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, और मुझे तो लेबरर्स को जो आए हैं उनको तो दिहाड़ी देनी पड़ेगी ना, वेजेस जिसे हम बोलते हैं बेसिकली,
वो तो लेके जाएंगे अपनी वेजेस, वो तो आ गए थे फैक्ट्री में, तो वो मेरा लॉस हुआ, रॉ मटेरियल आने की वजह से मेरी फैक्ट्री चालू नहीं हो पाई, तो क्या हो गया, स्पेशल डैमेज। ठीक है, अब जो मैं प्रोक्यूर करूंगा, फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे डाइंग, हमें सबको पता है बेडशीट्स बनाती है, उसने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कॉटन का, फॉर एग्जाम्पल मैं ही था बिजनेसमैन, मैं कॉटन बेचता हूँ, बॉम्बे डाइंग ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमें बेडशीट्स बनानी है, आप हमें कॉटन देना, मैंने कॉटन नहीं दी। ठीक है, तो अब वो मुझसे कॉटन, अब उन्हें कॉटन एक्स्ट्रा प्राइस में खरीदनी पड़ी, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जाके उन्हें मिल रही है 2000 रुपए में वो कॉटन है मार्केट में, उसका प्राइस बढ़ चुका है, और मेरे मन में लालच आ गया था कि यार इसको तो 2000 में बेचूंगा। तो अब बेसिकली हम रोकना चाहते हैं पार्टीज को डैमेजेस के थ्रू की, ताकि ब्रीच ना करे, क्योंकि अल्टीमेटली तो देना पड़ ही रहा है ना, इससे अच्छा तो मैं कॉटन ही दे देता। तो ये भी एक रैशनल था लॉ मेकर का, इसके पीछे उसकी सोच थी कि इसको डैमेजेस दिए जाए। ठीक, तो स्पेशल डैमेजेस हम एक ही केस में क्लेम कर सकते हैं, अगर मैंने बॉम्बे डाइंग ने मुझे बता दिया था अगर आपने कॉटन सप्लाई नहीं करी, जो हमारे रीऑर्डर्स लेवल होते हैं, ठीक है, कंपनी से कुछ नॉट इंपॉर्टेंट, तो अगर हमारे आपने अगर कॉटन सप्लाई नहीं करी तो हमारी कंपनी बिल्कुल ठप हो जाएगी उस दिन के लिए, हमारे पास रॉ मटेरियल बिल्कुल नहीं बचा है। तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, तो उस केस में मुझसे स्पेशल इतना हमें लॉस होगा आपकी वजह से, फिर तो स्पेशल डैमेजेस पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के टाइम बता दिए थे। एज अ कल को आप लॉयर बनेंगे तो आपको यही चीजें, कॉर्पोरेट लॉयर्स जो होते हैं क्या करते हैं, यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी कंपनी को कोई स्पेशल डैमेज होने वाला है तो कॉन्ट्रैक्ट में वो इंक्लूड करो, दूसरी पार्टी को बताओ, अपनी कंपनी को बचाओ, तभी आपको पैसा मिलेगा भैया। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, ये चीज आपको बुक्स में पढ़ोगे नहीं मिलेंगी। तो अब दो तरह ये हमने पढ़ लिया, एक हमने पढ़ा रिमोट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने नहीं बताया होता, फॉर एग्जांपल किसी ने केटर है जो कि शादी का ऑर्डर लेता है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में मदर डेयरी है जो कि दूध है देती है, तो उसने एक बूथ पे बोला कि मुझे आज 10 लीटर, 10 लीटर तो बहुत कम हो गया, कि 1000 लीटर दूध चाहिए, 1000 लीटर दूध का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है शादी में उसे कुछ भी बनाना होगा, हलवा बनाना है, कुछ भी बनाना है, लेकिन उसने क्या करा, दूध नहीं लिया, किसी भी वजह से ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो दूध खराब हो गया, दूध वाला बैठा रहा कि नहीं भैया दूध लेने आएगा, और उसे पता था उसमें कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ था, मैं तो डैमेजेस क्लेम कर लूंगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, उसकी ड्यूटी क्या थी, एक हमारी होती है ड्यूटी टू मिटिगेट दी लॉस, और जो ग्राहक आ रहे थे आपके, आप उनको मना कर रहे थे, आपको पता है अगर वो दूध नहीं ले रहा तो आप अपना दूध देना, उन्हें बोला था मैं 4 बजे दूध लूंगा, फॉर एग्जाम्पल 4 बजे दूध नहीं लेने आया 4 बजे तक, तो उसके बाद आप 4:01 से दूध देना चालू कर दो दूसरों को। ठीक है, इसे बोलते हैं ड्यूटी टू मिटिगेट द लॉस। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो डैमेजेस क्लेम कर लूंगा तो मैं तो बेचूंगा ही नहीं, ठीक है, मुझे तो पैसा मिल ही जाना अल्टीमेटली, ये नहीं चलेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूटी टू मिटिगेट द लॉस। अच्छा, दो टर्म्स होती हैं डैमेजेस और पेनल्टी, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डैमेजेस जो होते हैं हमारे वो जेन्युइन प्री एस्टिमेट होते हैं। ठीक है, हमने पहले से एस्टिमेट कर लिए होते हैं, अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस है तो, अनलिक्विडेटेड की हम बात ही नहीं कर रहे, वहां तो पहले से अनसर्टेन है। पेनल्टी क्या होती है, डराने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल कार का मैंने एग्जांपल दिया था, आपने होंडा सिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करा, 5 लाख की होंडा सिटी आपने सेकंड हैंड खरीद रहे हो, लेकिन आपने पेनल्टी के अमाउंट पे क्या डाल दिया, 2 लाख रुपए, कि 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको, तो वो क्या आपका वो डैमेज नहीं क्लेम कर रहे, वो आपकी पेनल्टी है। उसके माइंड में आप फियर क्रिएट करना चाहते हो ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे। ठीक है, तो इंग्लिश लॉ जो है हमारा, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं बेसिकली, हमने वहीं से लिया है तो उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से करते हैं, तो इंग्लिश लॉ उसको टर्म दे रहा हूं मैं। तो वहां पे जो है इंग्लिश लॉ में क्या है, दैट गिव इफेक्ट ओनली टू द लिक्विडेटेड डैमेजेस ओनली। लेकिन इंडिया में क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पेनल्टी भी डाल दिया है तो कोर्ट विल डिसाइड अ रीजनेबल कंपनसेशन। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की कार के लिए आपने 20 लाख रुपए डाल दिए, 5 लाख के लिए आप 6 लाख डाल सकते थे, ठीक है, 7 लाख डाल सकते थे, चलता था थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ठीक है, लेकिन आपने 20 लाख डाल दिए, या मान लो 1 करोड़ रुपए डाल दिया, तो वहां पे रीजनेबल कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है, कि यहाँ पे रीजनेबल क्या होना चाहिए। और फ्रेजोलॉजी मैटर नहीं करती, आपने डैमेजेस बोल के बोल दिया कि ये तो डैमेजेस हैं, पेनल्टी को आपने डैमेजेस के नाम दे दिया, तो नॉमेनक्लेचर, ठीक है, फ्रेजोलॉजी जिसे बोलते हैं, कि कोई भी आप फ्रेज यूज कर रहे हो वो कोई मैटर नहीं करता। तो वहां पे कोर्ट आपका डिसाइड करेगा कि भैया ये पेनल्टी है या कंपनसेशन है, और क्या अवार्ड करेगा अल्टीमेटली, कंपनसेशन, एंड दैट टू रीजनेबल। ठीक है, तो ड्यूटी ऑफ मिटिगेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंजर्ड पार्टी की ड्यूटी होती है कि वो सारे रीजनेबल स्टेप ले कि उसे कम से कम लॉस हो। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिकली भी हमें नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल वो दूध खराब हो गया इतना, वो कितने लोगों को बिक सकता था, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, हमारी जीडीपी इंक्रीज होती है बेसिकली। ठीक है, तो छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, अगर आप इसे लार्ज स्केल पे सोचोगे, कॉमर्स के स्टूडेंट और अच्छे से समझ पाएंगे इसे, इकोनॉमिक जो जिन्होंने पहले भी पढ़ी है या आर्ट्स वाले भी।
तो कितना, अगर हम कंपनीज के लेवल पे बात करें तो कितना ह्यूज लॉस हो जाता है इकोनॉमी को। तो यहाँ पे ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस रखा गया है, इसीलिए ये कंसेप्ट। और अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपका सामान बिक सकता था तो और आपने नहीं बेचा तो उतना अमाउंट आपका रिड्यूस किया जाएगा डैमेजेस के अंदर से, ध्यान रखना। तो यू कैन नॉट क्लेम द कंपनसेशन फॉर द लॉस विच इज रियली नॉट ड्यू टू द बेच बट ड्यू टू योर ओन निग्लेक्ट, आपकी गलती की वजह से जो हुआ, आप वो क्लेम नहीं कर सकते। सेकेंड रेमेडी क्वांटम मैरिएट, बहुत लोगों ने पूछा था क्वांटम मैरिएट बता दो, कल भी परसों भी 3 दिन से क्वांटम मैरिएट, तो फाइनली आ गया। क्वांटम मैरिएट मींस एज मच एज अर्न, इस लेटिन टर्म का मीनिंग है जितना मैंने कमाया उतना मुझे मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मजदूर को, जब कॉन्ट्रैक्टर को अपना घर बनाने के लिए बुलाया, ठीक है, अब मुझे उस कॉन्ट्रैक्टर का काम पसंद नहीं आ रहा और मैं ब्रीच करना चाहता हूं उस कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन मेरी उसने 4 फ्लोर बनानी थी, 2 फ्लोर बना दिए हैं, अब मैं से बोल रहा हूं मैं ब्रीच कर रहा हूं, भाग जाए यहां से। तो कॉन्ट्रैक्टर के पास ये राइट है, वो जाके बोल सकता है कि मैंने 2 तो बनाई है ना, एटलीस्ट हमारा 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हाफ का पैसा तो दो, 5 लाख तो दो मुझे, ठीक है, वो उसका राइट है। दैट इज कॉल्ड क्वांटम मेरिट, एज मच एज अर्न, जितना मैंने कमाया, 5 लाख तो मैंने कमा लिए ना, वो मुझे मिलने चाहिए। तो इसमें क्या है, वर्क ऑलरेडी डन, उसका रेम्यूनरेशन मांग रहे हैं हम, काम हो चुका है। तो राइट टू सी ऑन क्वांटम मेरिट अराइजेस वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट पार्टली परफॉर्म्ड बाय वन पार्टी, पार्टली परफॉर्म किया, हैज बिकम डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अदर पार्टी। 4 फ्लोर की बात हुई थी, 2 बन चुकी। एक और एग्जांपल से और से क्लियर करते हैं। ए जो था उससे हमने एमडी एम्प्लॉय कर लिया अपनी कंपनी में, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया अपनी कंपनी में। आफ्टर सर्टेन टाइम हमें क्या पता चलता है कि जो कि डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ आपका एक आएगा तो उसमें मेमोरेंडम और आर्टिकल्स होते हैं, कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाके या मेमोरेंडम के बाहर जाके कुछ काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में था कि एटलीस्ट डायरेक्टर्स चाहिए, हमें 4 चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, वही अपॉइंट करेंगे। वहां पे उन्होंने एमडी अपॉइंट कर लिया एक, ठीक है, 3 डायरेक्टर से, बल्कि रिक्वायरमेंट कितनी थी, 4 डायरेक्टर्स की, और अपॉइंट करे हुए 3 महीने हो गया, उसकी सर्विसेज हम ले रहे हैं। बाद में मुझसे बोलते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गलती हो गई हमसे, 4 डायरेक्टर्स होने चाहिए थे, हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ था कंपनी के कि 4 होने चाहिए, और ये तो 3 थे हम लोग। तो जो रेजोल्यूशन जिन्होंने पास किया आपके अपॉइंटमेंट का, कंपनी जो भी डिसीजन लेती है वो रेजोल्यूशन के थ्रू लेती है, उसको नाम दिया जाता है रेजोल्यूशन। जैसे कल हमने आर्बिट्रेटर के लिए देखा था कि आर्बिट्रेटर कोई डिसीजन देता है तो उसके डिसीजन को क्या नाम दिया जाता है, आर्बिट्रल अवार्ड। तो ऐसी रेजोल्यूशन नाम दिया जाता है। तो रेजोल्यूशन हमने जो पास किया वो 3 डायरेक्टर्स ने करा, बल्कि 4 चाहिए थे रेजोल्यूशन पास करने के लिए, तो और हम आपको आपकी सर्विसेज से टर्मिनेट करते हैं। वाह, बड़ा सही है, 3 महीने मेरी सर्विसेज से ली, पागल बैठा था ना मैं तो, ठीक है। वो यही जाके बोलने वाला है कि क्वांटम मेरिट पढ़ा है आपने कुछ कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है तो जाके क्वांटम मेरिट में जाके अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि 3 महीने तो मैंने सर्विसेज दी है ना, उतना तो मैंने अर्न करा है अपने स्किल के थ्रू, कंपनी को फायदा पहुंचाया, मुझे उतना मेरी सर्विसेज का मिलना चाहिए पैसा। तो दैट इज कॉल्ड क्वांटम मेरिट। एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एंड दैट इज द लास्ट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमने चेतन भगत को एंगेज किया, मान लो कुछ आपने बुक्स देखा, मूवीज आती हैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके, गोलमाल पार्ट 1, गोलमाल पार्ट 2, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, ऐसे ही चेतन भगत को हमने एंगेज किया कि आप एक बुक लिखो हमारे लिए, जो कि सीरीज में हम करेंगे, ठीक है, ताकि सस्पेंस बना के रखेंगे हम, और हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके साथ। अब क्या हुआ, जैसी एक पार्ट पब्लिश हुआ, पब्लिशर ने मना कर दिया कि नहीं, मुझका मूड चेंज हो गया, कुछ भी कि नहीं करना, मुझे ये काम ही नहीं करना, कुछ भी हो सकता है सर्कमस्टेंसेस, और टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 10 लाख में हुआ था, 2 बुक्स के आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब एक बुक तो उसने लिख दी, अब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है वो, तो यहाँ पे क्वांटम मैरिट लगा के जितना काम मैंने करा उतना तो मुझे मिलना चाहिए ना, 5 लाख तो आप मुझे दो ही दो, ऊपर से वो अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वो अलग बात है। यहाँ पे हम क्वांटम मैरिट देख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे वो डिमांड कर सकता है। थर्ड रेमेडी थी हमारी रिसेशन की, RECESSION, ठीक है, वेयर वन पार्टी कमिट्स अ ब्रीच, अदर पार्टी नीड नॉट टू परफॉर्म। एक पार्टी ने ब्रीच कर दिया तो मैं क्यों परफॉर्म करूं भैया, अब वो पैसे देने से मना कर रहा है, ठीक है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट क्यों कंस्ट्रक्ट करूं, ठीक है, मैं तभी के तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता हूं। तो पार्टी के पास राइट होता है, कोर्ट को अप्लाई करना पड़ता है बेसिकली रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, लॉफुली यही होना चाहिए कि आप कोर्ट जाके रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी क्लेम करो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा लो। कल को हो सकता है वो बोले, वरना होगा क्या,
आपने मान लो उसने पैसे देने से मना कर रहा है, आपने 2 मंजिल बना दी थी उसकी ऑलरेडी, अब वो मना कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, आपने सेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराया नहीं। कल को वो इतना चालाक बंदा था, मान लो कोई उसने भी लॉ पढ़ रखा था, वो जाके क्या बोलेगा, इसने ब्रीच करा था, ठीक है, और इससे मुझे डैमेजेस दिलवाओ, तब क्या करोगे आप? इसलिए रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाके करवाना चाहिए और करवाना पड़ता है। फोर्थ रेमेडी है हमारी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी है, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यहाँ पे हम वही काम चाहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एंटीक आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं सचिन का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, तो मेरे दोस्त के पास एक सचिन का बैट है जिसपे सचिन ने साइन करके दिए हुए उसे। अब मेरे दोस्त मैं उससे खरीदना चाहता हूँ, मुझे भी सचिन बहुत पसंद है, ठीक है। तो अब उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब वो उसका भी मन बदल गया, कह रहा है नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा बैट, ठीक है। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे नहीं देगा। अब क्या हुआ, हमारी बात हो गई थी, मैंने बोला ठीक है मैं तुझे इतना पैसा दूंगा तो मुझे बैट देगा। अब वो मना कर रहा है, अब वो बोल रहा है नहीं नहीं तू मुझसे पैसा ले ले। यहाँ पे मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसे से मेरा जो भी मतलब मेरा फुलफिलमेंट नहीं होगी, मुझे बैट ही चाहिए था, ठीक है। बैट से फुलफिलमेंट होती है। वो बोलता है दूसरा बैट ले ले, दूसरे बैट से कुछ फुलफिल होगा, मुझे तो सचिन का साइन किया हुआ बैट ही चाहिए था। यहाँ पे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी आप फाइल कर सकते हो। इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक लीव एक्ट है जो कि आप आगे एलएलबी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेयर मनी इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, यहाँ पे मनी सफिशिएंट रेमेडी नहीं है, तो वहां पे हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं। तो इट मींस द एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, जो ऑब्लिगेशन ओरिजिनली डिसाइड करी थी वही फुलफिल करो। आप उसे इन्फोर्स करवा रहे हो कोर्ट से आके, किसको बोलो वही काम करे जो उसने बोला था ये करेगा, मुझे यही वाला बैट दे, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम कम कम नहीं डिमांड कर सकते अगर मनी आपकी एडिक्वेट रिलीफ है। फॉर एग्जांपल उसने मुझे बोला था कि नॉर्मल बैट, कि मैं तो उसे बैट दूंगा, ठीक है, और मैं उसे पैसे दूंगा, ठीक है। अब उस पर कोई सिग्नेचर वगैरह ऐसी कोई बात नहीं था, कोई स्पेशल चीज नहीं थी वो, ठीक है। अब वो मुझे कह रहा है मैं दूसरा बैट दे दूंगा, मुझे कह रहा है नहीं नहीं मुझे तो वही वाला बैट चाहिए जो तूने दिखाया था, नहीं, वहां पे मनी से आपका एडिक्वेट लीफ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एमआरएफ की जगह कोई आपको दूसरा बैट दे रहा है तो चलेगा, वहां पे अगर मनी आपको दी जा रही है उसके बदले कि ठीक है वो एमआरएफ के बदले आप दूसरा एसएस का बैट नहीं खरीदना चाहते तो आप डैमेजेस ले लो, यहाँ पे आपका मनी एडुकेट लीव है। या फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल सर्विस है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एमएफ हुसैन, ठीक है, अब एमएफ हुसैन के साथ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि हमें आपको पेंटिंग बना के देना, आप हमारे एक होटल के लिए या हमारे घर के लिए एक बहुत शानदार पेंटिंग बना के देना। अब एमएफ हुसैन नहीं बना रहा तो कोर्ट उसे जबरदस्ती थोड़ा करवा सकता है, और कोर्ट ने मतलब सोचो लॉ मेकर ने इसलिए मना कर दिया। अगर हम इसे स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवा भी देते, एमएफ हुसैन अब तो मर गए हैं खैर, ठीक है, अगर वो जिंदा होते फॉर एग्जांपल मानो, अगर कोर्ट उन्हें बोल भी रहा है कि अच्छा आप ये पेंटिंग बना के दो इन लोगों को, गंदी मंदी पेंटिंग बना के दे देते कि ये लो बना दी मैंने तो पेंटिंग, ठीक है ना, तो इसीलिए मना कर दिया कोर्ट ने कि आप ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स, यहाँ पे पर्सनल सर्विस के सॉरी कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में इन्फोर्स नहीं करा सकते। या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ कोर्ट को सुपरवाइज करना पड़े, ठीक है, कोर्ट की सुपरविजन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं डीएलएफ से घर बनवा रहा हूँ, मुझे बोलना मैंने नहीं डीएलएफ से बनवाना है घर में, और किसी से पार्श्वनाथ से घर बनाऊंगा नहीं, पार्श्वनाथ तो बेकार है, या फिर और भी कोई बिल्डर है उससे नहीं बनवाना, आम्रपाली से नहीं बनवाना, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़े। ऐसी कोई अगर सिचुएशन आ जाए तो वहां पे भी आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाती, ठीक है। हमने बात और बाकी हमने बात करी थी सूट फॉर इंजंक्शन, इंजंक्शन बेसिकली मींस स्टे। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, जिसे हम आम भाषा में स्टे बोलते हैं इंजंक्शन को। अब आप लॉ के स्टूडेंट्स बने जा रहे हैं तो आगे साथ क्या बोलेंगे, इंजंक्शन। स्टे कौन बोलता है, लेमैन बोलता है, ठीक है। तो अब इंजंक्शन लेने गए, अब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल सोनू निगम के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपका एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसमें वो आपके लिए गाना गाएगा, ठीक है, हर दिन आके। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन सोनू निगम ने क्या करा, आपके राइवल जो आपके साथ दूसरा रेस्टोरेंट था उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि ठीक है 2 घंटे तो मैं यहाँ गाऊंगा, उसके 2 घंटे के बाद मैं यहाँ गाऊंगा। अब मेरी यूएसपी थी, मैं लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था अपने कस्टमर को, देखो मेरे यहाँ सोनू निगम आता है, इस वजह से लोग मेरे पास आ रहे थे, और मैंने उसे डिबार अपने कॉन्ट्रैक्ट में कर दिया था। जब तक आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो इस लोकेलिटी के रेस्टोरेंट्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जेटीबी नगर में बहुत सारे कैफेज हैं, यहाँ पे आप गाना नहीं गाओगे, ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था, लेकिन सोनू निगम ने साथ वाले के साथ करा, तो वहां पे मैं जाके क्या ले सकता हूँ, इंजंक्शन। सोनू निगम को मना करो कि और किसी से कॉन्ट्रैक्ट ना करें। एकता कपूर, सब जानते होंगे एकता कपूर को। एकता कपूर क्या करती थी, एक अग्रीमेंट करती थी, जब तक आप मेरे सीरियल में काम कर रहे हैं जब तक आप दूसरे किसी के लिए काम नहीं करेंगे। वहां पे अगर आपने करा तो इंजंक्शन वहां पे एकता कपूर ला सकती है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन। फ्रॉम माई साइड योर कोर्स इज कंप्लीट, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया।
और कुछ अगर आपके डाउट्स हैं तो प्लीज लेट मी नो। स्पेशल डैमेजेस के केस में ये है कि एक तो होता है ऑर्डनरी डैमेजेस की जो कि कॉन्ट्रैक्ट की बेसिकली फुलफिलमेंट ना करने से दिख रहे हैं कि आपको हो गए हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे बॉम्बे डाइंग का हमने एग्जांपल लिया था कि मैं एक कॉटन सप्लायर हूं, ठीक है। बॉम्बे डाइंग बेडशीट बनाती है, तो बेडशीट का आपको पता है थ्रेड बनाया जाता है कॉटन से, यान बनता है, फिर उसके थ्रू बेडशीट बनती है, ठीक है। तो अब बेडशीट बनाने के लिए उन्होंने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब मैंने क्या करा, कॉटन नहीं सप्लाई करी। अब उनकी फैक्ट्री में माल बहुत कम रह गया था, तब उन्होंने मुझे ऑर्डर करा था। मान लो एक दिन का रह गया था, मैंने बोला था हाँ कल पक्का, ऐसे होते हैं ना, हाँ कल पक्का माल भिजवा दूंगा आपको। माल मैंने नहीं भिजवाया, उसकी वजह से उनकी फैक्ट्री बंद रह गई। और ये बात उन्होंने मुझे बता दी थी, अगर आपने कल तक नहीं भेजी, कॉटन नहीं भेजी, तो मेरी फैक्ट्री बंद रहेगी, मेरे मजदूरों को बैठना पड़ेगा, खाली बैठेंगे, उसकी वजह से मुझे उनकी वेजेस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये स्पेशल डैमेज उसने मुझे बता दिया था। ऑल दो हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, कॉटन का, उसकी फैक्ट्री बंद रहे चालू रहे मुझे से कोई मतलब है क्या, नहीं, कॉटन का अग्रीमेंट है हमारा। लेकिन उसे स्पेशल डैमेज हो रहा है, उसने मुझे पहले बता दिया था। अगर आपको स्पेशल डैमेज क्लेम करने हैं तो आपको पहले से बताना पड़ेगा। अगर किसी के पास कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट नोट्स, नोट्स की आप टेंशन मत लो, ठीक है। रिसेशन मींस बेसिकली, किसी ने पूछा व्हाट इज रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो रिसेशन मींस बेसिकली कैंसिलेशन होता है, ठीक है, कि आपने कैंसिल करवा, कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट, आपने अग्रीमेंट के थ्रू डिस्चार्ज कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्री कर रही हैं कि हम इस एग्रीमेंट को, अग्रीमेंट ही बेसिकली नोन एज रिसेशन। यहाँ पे आपने अग्री कर लिया कि ठीक है, जो मुझे क्वालिटी चाहिए थी वो आपके पास नहीं है, मुझे दूसरी क्वालिटी नहीं चाहिए, एंड इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल करते हैं, दैट इज नोन एज रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट से डिसॉल्व करना कॉन्ट्रैक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।